हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया एक्स्ट्रा। तो जैसा कि चैनल के नाम में ही एक्स्ट्रा लिखा है, तो जो मेन चैनल नर्डोपीडिया पे कंटेंट आता है उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट रहेगा वो इसी चैनल पे आएगा। आज की वीडियो में होगा बैटमैन वेनम कॉमिक की स्टोरी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। ये 5 पार्ट की सीरीज होने वाली है और आज इसका पहला पार्ट कवर करेंगे। फ्यूचर में डीसी के अलावा मार्वल और अदर कॉमिक्स पे भी वीडियोज आएंगी। सो विदाउट फर्दर अडू, Let's do this. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बात कई साल पहले की है। मौसम बहुत खराब था, काफी तेज बारिश हो रही थी, गीली रोड पे टायर्स की आवाज आ रही थी और तभी हम देखते हैं कि वाटर कंपनी का एक वर्कर बैटमैन से कुछ कह रहा था। वहाँ अंदर जाना बहुत मुश्किल है बैटमैन, मेन पाइपलाइन टूटने की वजह से पूरी टनल फ्लड कर रही है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट के गिरने वाला है, पानी की वजह से इसकी दीवारें कमजोर हो गई हैं। बट बैटमैन उस वर्कर की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है क्योंकि अंदर एक बच्ची ट्रैप हो गई थी। बैटमैन टनल में एंटर करता है और उसे ढूंढने लगता है। टनल का बेस पानी से भरा हुआ था, एनवायरनमेंट काफी ठंडा था, अंदर पानी टपकने की आवाज आ रही थी। बैटमैन आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते टनल में उसके चलने की आवाज गूंज रही थी। उसके चलने की आवाज के अलावा कुछ स्क्वीक्स और क्रंचेस की आवाज भी आ रही थी। बैटमैन आगे बढ़ता जा रहा था और टनल खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बट तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये एक ह्यूमन वॉइस थी। बैटमैन उसका नाम पुकारता है, सिसी पॉटर। और तभी उसे वो बच्ची दिखाई देती है। वो एक चेयर से बंधी हुई थी। टनल में पानी भर रहा था बट इससे पहले बैटमैन उस बच्ची तक पहुंच पाता, वहां बहुत जोर से कुछ क्रैक करने की आवाज आने लगी। टनल कोलैप्स कर रही थी और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। बैटमैन ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था कि उसका पूरा रास्ता उन बड़े बड़े पत्थरों ने रोक लिया। बैटमैन और सिसी के बीच अब ये बड़े बड़े पत्थर थे। टाइम की बहुत कमी थी क्योंकि टनल में तेजी से पानी भर रहा था। पत्थरों के बीच एक छोटे से गैप से बैटमैन सिसी को देख रहा था। क्या तुम ठीक हो? मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, आई प्रॉमिस। ये कहते हुए बैटमैन एक एक करके उन बड़े पत्थरों को निकालने लगता है। पत्थर बहुत बड़े थे बट बैटमैन पूरी तेजी से अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके उन पत्थरों को एक एक करके निकाल रहा था। वहीं दूसरी तरफ पानी में सिसी की कमर के लेवल तक पानी पहुंच गया था। बैटमैन एक बड़े पत्थर को हटाता है बट उसके पीछे एक और उससे भी बड़ा पत्थर था। बैटमैन उसे उठाने की कोशिश करता है बट वो पत्थर हिलता तक नहीं है। इसके बाद बैटमैन अपनी बैग का यूज करके उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है पर इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। पानी सिसी के गले तक आ गया था। वो पैनिक करने लगी थी। बैटमैन अभी भी अपनी पूरी कोशिश करता है। एक बार फिर आगे की तरफ से वो पत्थर को हटाने की कोशिश करता है बट अभी भी उसके हाथ सक्सेस नहीं लगी। सिसी की चिन तक पानी पहुंच गया था। बैटमैन एक लंबी सांस लेता है और पानी के अंदर जाके उस पत्थर को उसके बेस से उठाने की कोशिश करता है। पानी सिसी के मुंह से ऊपर आ गया था। बैटमैन अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है और पत्थर उठाने लगता है बट स्टिल उस पत्थर का वेट बहुत ज्यादा था। वो बैटमैन के हाथ से स्लिप हो जाता है। सिसी, बट उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इट वॉज टू लेट। बैटमैन को लैंप की लाइट में पानी के अंदर डूबी हुई सिसी का फेस दिखता है। वो हेल्पलेस फील कर रहा था। वो कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद हम देखते हैं एक टूटा और हारा हुआ बैटमैन वेन मैनर में पहुंचता है। वो सिसी की डेथ के लिए खुद को कोस रहा था। वो एल्फ्रेड से कहता है, आई वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे लगता है कि मैं कोई अच्छा डिटेक्टिव हूँ। मैंने किडनैपर को उसके एसोसिएट्स के थ्रू ट्रेस किया। मुझे उसके रूम से एक रबर बूट्स का पेयर भी मिला। उन बूट्स पर लगी मिट्टी को मैंने एनालाइज किया और मैंने फिगर आउट कर लिया कि किडनैपर उस छोटी बच्ची को उस वाटर टनल में ले गया होगा। और मैं सही भी था एल्फ्रेड, बट मेरे शरीर ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी स्ट्रेंथ काफी नहीं थी। आई हैव फेल्ड। इस पे एल्फ्रेड ब्रूस से कहता है कि क्या ब्रूस ने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो कभी फेल नहीं हो सकता। इसके बाद वो ब्रूस को सजेस्ट करता है कि उसका बैट सूट पूरी तरह से धूल और मिट्टी से खराब हो गया है और एल्फ्रेड उसे साफ कर देगा। बट बैटमैन उसे मना कर देता है, नहीं, जब तक मैं वो नहीं कर लेता जो मुझे करना चाहिए तब तक मैं नहीं रुक सकता। मैं खुद जाके सिसी के डैड को ये न्यूज देना चाहता हूँ। सुबह के 4 बज रहे थे। कुछ ही देर में सनराइज होने वाला था। अंधेरा, जो कि बैटमैन का साथी है, वो कुछ ही देर में गायब होने वाला था। बैटमैन सिसी के डैड रैंडोल्फ पोर्टर के घर के बाहर खड़ा था। बारिश अभी भी हो रही थी। वो रैंडोल्फ को सिसी के बारे में बताता है बट रैंडोल्फ काफी कैजुअली बैटमैन की बात का जवाब देता है। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसे ज्यादा दुख है। वो बैटमैन को कहता है, इट्स अ शेम। सिसी की लाइफ काफी छोटी थी पर जितनी भी थी वो हैप्पीनेस से भरी थी। इस पर बैटमैन उससे कहता है कि वो मरने के टाइम पे बिल्कुल अकेली थी। वो डर और दर्द में थी। इस पे रैंडोल्फ कहता है, हु नोज, अगर वो जिंदा रहती तो उसके साथ आगे पता नहीं और क्या क्या बुरी चीजें हो सकती थी। इस पे बैटमैन उससे कहता है, हु नोज, किडनैपर ने अगर तुमसे पैसों की डिमांड नहीं की तो फिर वो क्या चाहता था। रैंडोल्फ बैटमैन को कुछ पिल्स दिखाते हुए कहता है कि किडनैपर ये मुट्ठी भर कैप्सूल्स चाहता था। बैटमैन उससे उन पिल्स के बारे में पूछता है तो रैंडोल्फ का जवाब आता है, क्या तुमने डिजाइनर ड्रग्स के बारे में सुना है?
शायद नहीं, और अगर इसके बारे में समझाऊं तो शायद समझ भी नहीं पाओगे। बैटमैन उसे ट्राई करने को कहता है। तो बेसिकली मैं कुछ केमिकल्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करता हूँ, और उन चेंजेस की वजह से जो रिजल्ट मिलते हैं वो तुमको नेचर में देखने को नहीं मिलेंगे। उनसे जो प्रोडक्ट निकलता है उससे इंसान का पोटेंशियल इनहेंस हो सकता है। इसके बाद बैटमैन रैंडोल्फ को इसी तरह की रिसर्च करने वाले कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताता है। इससे रैंडोल्फ समझ जाता है कि बैटमैन को जो चल रहा है वो सब समझ में आ रहा था। इसके बाद रैंडोल्फ बैटमैन को कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। अगर ये पिल्स तुम्हारे पास रात में होती तो सिसी अभी जिंदा होती। ट्राई करके देखो एक पिल। इस पे बैटमैन एक पिल उठाता है। वो उसे ऑलमोस्ट 1 मिनट तक ध्यान से देखता है और उसे रैंडोल्फ की तरफ फेंकते हुए कहता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और एक सवाल, क्या तुमने किडनैपर की डिमांड्स मानी? इस पे रैंडोल्फ कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने 5 साल की मेहनत को ऐसे ही किसी को दे दूंगा? नो थैंक्स। सडनली बैटमैन थोड़ा अलर्ट हो जाता है। क्या तुम्हारे घर में हमारे अलावा कोई और भी है? रैंडोल्फ का जवाब नहीं में आता है। इसके बाद बैटमैन फिर उससे सवाल करता है, क्या कोई तुम्हारे घर आने वाला है या तुम किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हो? रैंडोल्फ कहता है कि इतनी सुबह कौन ही उसके घर आएगा। तो बैटमैन उससे कहता है, तुम जल्दी दूसरे रूम में जाओ, कोई पीछे वाली सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है। कुछ देर में उस रूम के डोर के बाहर से मशीन गन की आवाज आने लगती है और उसके बुलेट से दरवाजा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। दरवाजे से एक इंसान गन के साथ एंटर करता है, बट एंटर करते ही बैटमैन उसके हाथ से गन गिरा देता है। डूबती हुई सीसी का फेस अभी भी उसके माइंड में बार बार आ रहा था और इसी के चलते बैटमैन उस इंसान को मार मार के बेहोश कर देता है। तभी घर के बाहर इंजन स्टार्ट होने की आवाज आती है। बैटमैन रैंडोल्फ से कहता है, ये उन किडनैपर्स में से एक था, जल्दी से पुलिस को कॉल करो, मैं इसके पार्टनर के पीछे जा रहा हूँ। ये कहते ही बैटमैन विंडो से बाहर कूद जाता है और सीधा किडनैपर के ट्रक के ऊपर लैंड करता है। ट्रक काफी चौड़ा था, जिस वजह से बैटमैन को उसे ग्रिप करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। ट्रक पर कूदने की आवाज शायद किडनैपर को सुन गई थी, क्योंकि वो ट्रक को काफी तेजी से इधर उधर घुमा रहा था, बट बैटमैन किसी तरह से खुद को ट्रक पे बैलेंस कर रहा था। इसके बाद अचानक से ट्रक स्लो हो जाता है और स्किड करते हुए एक पोल से टकरा जाता है। इसका फोर्स इतना ज्यादा था कि बैटमैन के हाथ स्लिप कर जाते हैं और वो ट्रक से गिर जाता है। इसके बाद वो ट्रक वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बैटमैन वापस अपने घर वेन मैनर पहुंच गया है। वो पहुंचते ही सीधा बैट केव में एंटर करता है। एंटर करते ही वो एक बारबेल पे काफी हैवी वेट सेटअप करता है। उसके माइंड में अभी भी वो सब चल रहा था कि कैसे वो सिसी को बचाने के लिए उस भारी पत्थर को नहीं उठा पाया था और कैसे वो ट्रक से स्लिप होकर गिर गया। उसने बारबेल पे 630 पाउंड्स का वेट सेटअप किया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। बारबेल हिलने लगती है, बट तभी ब्रूस के शोल्डर में बहुत तेज दर्द होता है। उसका शोल्डर इतना ज्यादा वेट ना झेल पाने की वजह से इंजर्ड हो जाता है। एल्फ्रेड ब्रूस का शोल्डर चेक करता है और उसे बताता है कि उसकी मसल टियर हो गई है और शायद कार्टिलेज भी डैमेज हो गया है और उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है। ब्रूस एल्फ्रेड से कहता है, डॉक्टर बाद में, पहले कार निकालो। इसके बाद वो दोनों उसी स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां बैटमैन उस ट्रक से गिरा था। एल्फ्रेड उससे पूछता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। ब्रूस उससे कहता है, यही वो जगह है। उस ट्रक को देखकर लग रहा था कि शायद उसे अभी हाल ही में पेंट किया गया था और जिस पोल से वो ट्रक टकराया था शायद उस पर उसके पेंट के कुछ ट्रेसेस हमको मिल जाएं। ब्रूस की बात बिल्कुल सही निकली। वो उस पोल से पेंट के ट्रेसेस के सैंपल कलेक्ट करता है। इसके बाद ब्रूस बैटकेव में माइक्रोस्कोप का यूज करके उस पेंट के सैंपल को स्टडी करता है और कुछ फोन कॉल्स करके वो पता करता है कि किन बॉडी शॉप्स में इस तरह का पेंट यूज होता है। अब जितनी भी बॉडी शॉप्स के नाम उसे मिलते हैं वो वहां जाकर उन शॉप के ओनर्स को नोटों की एक मोटी गड्डी देता है और बदले में उनकी शॉप्स के रिकॉर्ड्स चेक करता है। इसके बाद जितने भी लोगों के ट्रक्स पर उस पेंट का यूज हुआ है उनके नाम की लिस्ट बैटमैन अपने एक एसोसिएट को देता है। वो एसोसिएट था हार्वी डेंट, जिसे आप लोग टू फेस के नाम से भी जानते हो, बट फिलहाल ये टू फेस नहीं बना है और गॉथम का असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है। साथ ही ये बैटमैन की हेल्प भी करता है। ऑब्वियसली हार्वी नहीं जानता कि ब्रूस ही बैटमैन है। हार्वी उस लिस्ट में सभी के नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के लिए चेक करता है। उस लिस्ट में एक नाम ऐसे इंसान का था जिसका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है और वो क्रिमिनल रिकॉर्ड था किडनैपिंग को लेकर। तो बैटमैन इंजर्ड होते हुए भी अपने सुपीरियर डिटेक्टिव स्किल्स का यूज करके इतना सब पता लगा लेता है। एल्फ्रेड और ब्रूस कार में थे। एल्फ्रेड ब्रूस से कहता है, ब्रूस तुम कम से कम 4 दिनों से सोए तक नहीं हो। तुम्हारे जैकेट के बाहर भी उस शोल्डर की स्वेलिंग दिख रही है। तुम्हारे वर्ड्स क्लियर नहीं है और मुझे उन्हें समझने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मेरा तुमसे यही कहना है कि तुम जल्दी एक डॉक्टर से मिलो और उसके बाद रिटायरमेंट ले लो। इस पे ब्रूस कहता है, नहीं, मैं उस बच्ची को नहीं बचा पाया, मैं सीसी पोर्टर को नहीं बचा पाया। मैंने सीसी को मरते हुए देखा, पर जिसने भी सीसी को मारा कम से कम मैं उसे पकड़ तो सकता ही हूँ और जब तक मैं उसे नहीं पकड़ लेता तब तक कोई रेस्ट नहीं। ये कहते हुए ब्रूस अपने बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहनता है। एल्फ्रेड को ब्रूस की चिंता हो रही थी। वो उससे कहता है कि तुम अपनी पूरी लाइफ में ऑब्सेस्ड रहे हो और आज से पहले तुमने उस ऑब्सेशन को सही से चैनल किया है, बट अब तुम्हारा ये ऑब्सेशन कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तुम खुद की हेल्थ को स्टेक पे लगा रहे हो
और इस ऑब्सेशन में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अगर तुम यही सब करने वाले हो तो अभी इसे मेरा रेजिग्नेशन समझो। बैटमैन बिना कुछ बोले कार से निकल जाता है। सामने एक बिल्डिंग थी और उसी बिल्डिंग के नीचे वही ट्रक पार्क्ड था। बैटमैन बिल्डिंग पे चढ़ता है और विंडो से झांकने लगता है। अंदर दो लोग कुछ बात कर रहे थे। उनमें से एक वो था जिसे बैटमैन ने रैंडोल्फ के घर पे मार मार के बेहोश कर दिया था। वो उस दूसरे इंसान से कहता है कि वो मास्क वाला बहुत जोर से मारता है। इस पे दूसरा इंसान उससे रिप्लाई करता है कि अगर मुझे वो ट्रक ड्राइव ना करना होता तो मैं उस मास्क वाले को देख लेता। अब इन दोनों की बात से ये तो क्लियर था कि ये वही दो किडनैपर्स थे जो रैंडोल्फ के घर ट्रक से आए थे। बैटमैन ये सब सुन रहा था और वो कहता है तुम दोनों सीधा पुलिस हेडक्वार्टर्स जाओगे। तुम कैप्टन जेम्स गॉर्डन या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हार्वी डेंट को अपना सीसी पॉटर को किडनैप करने वाला क्राइम कॉन्फेस करोगे। ये कहते हुए बैटमैन अंदर एंटर करता है। ये देखते ही पहला किडनैपर जिसे बैटमैन ने पहले भी मारा था वो बैटमैन से कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और डर के पीछे हट जाता है। बट दूसरा किडनैपर बैटमैन की तरफ बढ़ता है। उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है बट तभी लड़ते लड़ते बैटमैन के इंजर्ड शोल्डर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। इसके बावजूद भी बैटमैन काफी अच्छे से फाइट करता है। बट तभी पहला किडनैपर एक लैम्प स्टैंड बैटमैन के इंजर्ड शोल्डर पे मारता है। बैटमैन बहुत दर्द में था। इसका फायदा उठाते हुए दूसरा किडनैपर भी बैटमैन को मारने लगता है। इसके बाद वो मिलके बैटमैन को मारने लगते हैं, इतना जोर से कि पहले किडनैपर का हाथ बैटमैन को पंच करते करते टूट जाता है। इसके बाद वो दोनों बैटमैन को उसी विंडो से बाहर फेंकते हैं और बैटमैन सीधा ग्राउंड पे गिर जाता है। एल्फ्रेड अभी भी वहीं कार में बैठा था। वो गिरते हुए बैटमैन को देखता है। वो दोनों किडनैपर्स बैटमैन को जान से मारने ही वाले थे कि तभी कोई मिस्टीरियस इंसान उन्हें कहता है उसे जाने दो, उसका टाइम अभी नहीं आया है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूस एक बेड पे पड़ा है और धीरे धीरे होश में आ रहा है। साथ ही एल्फ्रेड भी खड़ा है। एल्फ्रेड ब्रूस से कहता है जिस डॉक्टर ने तुम्हें ठीक किया मैंने उसे ये कहा कि तुम एक हॉट एयर बलून से सीधा एक पिकनिक टेबल पे जा गिरे। ये कहानी इतनी अजीब है कि कोई भी इसे झूठ नहीं मानेगा। बेड पर से उठते हुए ब्रूस कहता है एल्फ्रेड तुम एक जीनियस हो बट तुमने तो रिजाइन कर लिया था ना। इस पे एल्फ्रेड कहता है कि हाँ, और मैं उस रेजिग्नेशन को इम्प्लीमेंट भी करूंगा, शायद 40 से 50 साल बाद। और अभी इस टाइम तुम्हें बेड से नहीं उठना चाहिए और तुम ये जो पहन रहे हो ये तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ब्रूस अपना बेड सूट पहनते हुए एल्फ्रेड से कहता है डोंट वरी, मैं किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं जा रहा हूँ, आज रात तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं बैटमैन फिर से रैंडोल्फ के घर पहुंच जाता है। रैंडोल्फ उससे देखता है। उसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल थी। ओ तो तुम फिर से आ गए, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। बैटमैन उससे पिल्स के बारे में पूछता है। इस पे रैंडोल्फ स्माइल करते हुए उससे कहता है हाँ बिल्कुल, ये लो, दिन में बस एक पिल। इन पिल्स को लेते ही तुम समझ जाओगे कि ये पिल्स तुम्हारे सच्चे साथी हैं। अब जिस तरह का काम तुम करते हो उसके बेसिस पे ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम जिम में ट्रेन करते हुए काफी टाइम स्पेंड करते हो। अब जितनी मेहनत तुम ट्रेनिंग और शेप में रहने के लिए करते हो वो करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस ये एक पिल उस सारी मेहनत को रिप्लेस कर सकती है। तुम्हारा ट्रेनिंग का टाइम बच जाएगा और उस टाइम को तुम और ज्यादा बैटमैन वाले काम करने के लिए डेडिकेट कर सकते हो। बैटमैन एक पिल लेता है और उसे कंज्यूम कर लेता है। रैंडोल्फ उसे 1 मंथ की सप्लाई देता है और कहता है जब ये खत्म हो जाए तो मुझे कांटेक्ट करना। अब बैटमैन ने पिल खा तो ली थी बट वो किसी भी तरह की एक्साइटमेंट फील नहीं कर रहा था। यहाँ तक वो इस चीज को लेकर भी वरीड नहीं था कि उसने अपनी बॉडी में कोई अननोन सब्सटेंस डाल दिया है। इसमें कुछ तो अजीब बात थी। उसने अपनी बॉडी में एक अननोन सब्सटेंस से भरी पिल ली है। उसे थोड़ी टेंशन तो होनी चाहिए थी क्योंकि वो बैटमैन है और हर पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखता है। इसके बाद हम देखते हैं बैटमैन को उसके जिम में। वहाँ वही बारबेल रखा था जिसे वो उठा नहीं पाया था और उसको उठाने की कोशिश में उसे शोल्डर इंजरी हो गई थी। इस बार वो फिर से कोशिश करता है और बहुत ही आसानी से उस बारबेल को उठा लेता है। वो खुद को टेस्ट कर रहा था। बारबेल तो उसने इजीली उठा ली बट अभी एक और चीज टेस्ट करना बाकी था। वो एक बार में पहुंचता है। उस बार के बाहर वही किडनैपर्स वाला ट्रक पार्क्ड था। बैटमैन अंदर जाता है। तुम्हें पता है कि तुम्हें ढूंढना उतना भी मुश्किल नहीं है। और ये कहते ही वो पहले किडनैपर को पकड़ के तोड़ना शुरू करता है। उसे टेबल्स के बीच गिरा के वो दूसरे किडनैपर के पास पहुंचता है। अब ये दूसरा किडनैपर वही था जो ट्रक ड्राइव कर रहा था। इसे अभी भी लग रहा था कि ये बैटमैन से टक्कर ले सकता है बट बैटमैन उसे मार मार के बार की विंडो से बाहर गिरा देता है। इतना वेट होने के बावजूद भी वो उड़ता हुआ बार की विंडो से बाहर आया था। बैटमैन की स्ट्रेंथ अलग लेवल पे थी। बैटमैन को अपनी स्पाइन के बेस पे कुछ फील हो रहा था। ये फीलिंग ऊपर की ओर आती जा रही थी। वो उसे अपने लंग्स और चेस्ट में भी फील कर रहा था और फाइनली वो उसे अपने अंदर कंटेन करके नहीं रख सकता था। वो हंसने लगता है। ये कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी। वो एक मेनिएक की तरह हंस रहा था। उसकी हंसी में कीविलनेस का एलिमेंट था। तो ये था बैटमैन वेनम पार्ट 1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा नरेशन स्टाइल भी। अपने सजेशंस कमेंट्स में डेफिनेटली दे सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।